गुड इवनिंग पवन। जय माता दी, हरिओम। शिव प्रताप, जय माता दी। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। चलिए बात करते हैं भारत सामान्य परिचय। देखिए अक्सर जब किसी टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उस स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट के हम विषय में नहीं जानते हैं तो पढ़ने में हमें रोचक नहीं लगता। जैसे हम बात करते भी भारत विषय में तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत हमारा कहाँ है। आप देख रहे होंगे ये मैंने बनाया है पृथ्वी की आकृति। आपसे एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या कोई मुझे बता सकता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? चलिए पृथ्वी की आकृति कैसी है आप में से कोई बता सकता है? राधे राधे। देखिए अभी हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए ये हमारा बना हुआ है ग्लोब। ग्लोब पे क्या हुआ, ये जो मैंने एक रेखा खींची हुई है इस रेखा के कई नाम दिए गए हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अगर पेपर में देखिए हमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फिर हमें वो चीज़ समझ नहीं आती। जैसे मैं पहले ही क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अलग अलग किताबों में आपने अलग अलग पढ़ा होगा, शायद पेपर में आता है जो अगर हमको संख्याएं दिख भी जाती हैं हम ऑप्शन आपको देते हैं 180, 181, 179 या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। कोई बता सकता है? 180, और भी है सर 179 शिव प्रताप, अरुण 180, काजल 180। चलिए समय नहीं लेते हुए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। मेरा क्वेश्चन देने का मतलब ये था इसमें से ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तीनों भी सही हो सकते हैं। कह दो सर कैसे सही हो सकते हैं? देखिए जब एग्जाम में हमसे क्वेश्चन करता है तो इतना ज़्यादा अर्थात कि हमसे क्वेश्चन नहीं करता है। हो सकता है वो हमसे ऐसे ही पूछ दे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में से या तो 180 रखेगा, 181 रखेगा या 179। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि कब संख्याओं की संख्या हम कितनी लेते हैं। तो चलिए पहले ग्लोब में देखते हैं, फिर आगे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि वास्तव में ये तीनों कैसे निकलती हैं। तो आपको पता होगा ये एक हमारा वृत्त बना हुआ है, इसको बीच से जब रेखा काटती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमने बोल दिया। देखिए जो रेखाएं हैं ये कहीं पर खींची नहीं गई हैं, इन सबको बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं। ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। अब बोल दो भैया काल्पनिक रेखाएं तो इनको खींचा ही क्यों गया? आखिर इनकी कितनी आवश्यकता पड़ गई कि हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हमें खींचनी पड़ गई? तो देखिए जैसे आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्थान पर हो, अब आपको कहीं जाना है, कोई कार्य करना है। देखिए हमारा जैसे विकास होता जा रहा है, अब नई नई मिसाइलों की खोज कर रहे हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते जा रहे हैं। मान लीजिए हम कहीं स्थान पर हैं, आज यहाँ पे हैं, हमको यहाँ से यहाँ की दूरी तय करनी, यहाँ से किसी मिसाइल को यहाँ तक डालना है। या आप लोग ऐसे ही देखो आजकल क्या होता है, लोगों में आपस में कुछ झगड़े हो गए, बातचीत हो गई, फ़ोन किया, बता दिया ठीक है इतने टाइम वहाँ पे मिलना है। तो ठीक है यहाँ से यहाँ की कुछ दूरी रही होगी, आप यहाँ के हिसाब से चलोगे और आप यहाँ के हिसाब से चलोगे। हो सकता है वो स्थान आपके पास पड़ता हो, ये स्थान आपसे दूर पड़ता हो, तो दोनों लोगों की टाइमिंग मिस हो जाएगी। तो जो झगड़ा होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए झगड़ा हो जाए इन चीज, इसीलिए हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद लेनी पड़ी ताकि हम सही स्थान पर और सही समय पर पहुंच सके।
कैसे बात करते हैं? देखिए, जब हम कभी किसी चाप को इस ग्लोब के मध्य बिंदु पर रखकर प्रत्येक डिग्री पर, आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो जब अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो सीधा हम बोलते हैं कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, ये बताने की जरूरत शायद नहीं होगी। गोले को बीच से काटा, ये अर्धभागीय अर्धभागीय, इसको उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो होता क्या है, जैसे हमने कहा अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक डिग्री पर खींची गई वृत्ताकार, कैसी खींची गई वृत्ताकार और काल्पनिक, ये दोनों शब्द हम नहीं भूलेंगे। वृत्ताकार और काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए हम ग्लोब इनको दर्शा के देखते हैं। कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं, जैसे उत्तरी अगर ध्रुव में हम जाते हैं तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव में जैसे हम आते हैं 23.5 अंश। फिर ऊपर जाएंगे हम 66 डिग्री, और नीचे की भी हो आएंगे 66 66.5 अंश। अब देखिए, इन रेखाओं के भी कुछ नाम दे दिए गए हैं। जैसे अगर उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, तथा अगर दक्षिण की बात की जाए तो इसे मकर रेखा कहा जाता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आप प्रत्येक डिग्री पर रेखाएं खींच रहे हैं तो आप समकोण का निर्माण कब कर लोगे? जब 90 लाइनें आपकी हो जाएंगी, और जैसे ही 90 बिंदु ये होते हैं तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, हमारी स्थिति ये हो जाती है। जैसे दक्षिण में 90 बिंदु होंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब कि ये सारी रेखाएं, हमारा ग्लोब सारा का सारा फिल हो चुका है। अब यहां पे कोई जगह नहीं, लेकिन अगर उत्तरी और दक्षिणी को मिलाते हैं तो कुछ ऐसी रेखाएं हमको दिखती हैं। चलिए बात करेंगे। अब यहां से अगर उत्तर की ओर हम जा रहे हैं तो देखिए, अगर प्रत्येक डिग्री पर हम खींचना शुरू करेंगे तो यहां से यहां तक रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 90। दक्षिण की बात करेंगे, रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 90। अब आप इनको काउंट कीजिए, 90 और 90। जिसने 180 आंसर दिया था बिल्कुल सही दिया था, लेकिन आपको कुछ दिख रहा होगा, इस वाली रेखा को, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को हमने काउंट नहीं किया है। तो अगर कभी आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछता है, कुल ना भी लगा हो, तो हम फिर ऑप्शन के हिसाब से 181 भी सही कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। मान लीजिए ये 179 भी हमारा सही है। क्यों सही हो जाएगा? देखिए, जब आप वृत्त पे जाते हो, इन रेखाओं की भी लंबाई दी गई होगी। जब हम वर्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ भारत की स्थिति को दर्शाना है। तो क्या होगा, ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर और ये अर्धवृत्त है। अगर इन दोनों वृत्तों को हम आपस में मिलाएंगे तब इस वृत्त के बराबर एक वृत्त जाके बनेगा। तो अगर इनको हम आपस में काउंट करते हैं तब तो 180 या 81 बनता है, लेकिन अगर इन चीजों को हम हटा देंगे तो फिर क्या होगा, 2 मिलके 1 बनाएंगे और संख्या कितनी रह जाएगी, 179। क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करें। स्वाति नमस्ते। चलिए, विशाल सिंह का आंसर आया था अंडाकार। चलिए, पृथ्वी की आकृति ना अंडाकार है, ना गोलाकार है, ना नारंगी के आकार की है। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, तो क्वेश्चन लास्ट तक सस्पेंस बना रहेगा। चलिए हटाते इसको जरा हम देखिए। अब
हमने अक्षांश रेखाएं देखी और हमने देशांतर रेखाएं भी देखी। अब देखिए भारत की अगर स्थिति की आप बात करते हो तो भारत की स्थिति क्या है, कोई बता सकता है? कमेंट करिए। तब तक के लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। मेरा क्वेश्चन है भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतरों के मध्य क्या है? पवन दीक्षित चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। सचिन शर्मा जियॉर्ड, जिसने जियॉर्ड बोला है उसका सही है। चतुष्कोणीय विशाल सिंह चतुष्कोणीय भारत की है। चतुष्कोणीय मतलब समझते हो ना, ये आकृति, ये चतुष्कोणीय आकृति है। जियॉर्ड जियॉर्ड। चलिए बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने शायद अभी तक नहीं दिया। भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर के मध्य। देखिए आज हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि हम आपको ऐसे क्वेश्चनों से अवगत कराएं। आपने स्थिति विस्तार बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब यहाँ से आते हैं तो फिर आप गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। भारत स्थिति की बात की जाए, सभी को पता है, वह लिख के बता सकते हैं। 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 2-5 मिनट, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। सभी को क्लियर है। लेकिन अगर इसको हम बोलेंगे तो बोलेंगे कैसे, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा? चलिए क्लियर करते जाए इस बात को। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अगर इसको हम दो भागों में बांट दें, जैसे हम एक ये रेखा हमने बांट दी और ये की रेखा बांट दी, तो भारत की स्थिति क्या है? 8 अंश 4 मिनट। तो जाहिर सी बात है जो 0 अंश अक्षांश रेखा है इससे क्या होगी? थोड़ा ऊपर होगी। तो ये कैसे हो जाएगी? ऐसे हो गई। ये भारत की स्थिति हो गई। ये विषुवत रेखा को टच नहीं करते हैं। अब जैसे आप बात करोगे तो कैसे बोला जाता है? ये क्या होगा? दिशाओं के बारे में पता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अगर भारत की स्थिति के बारे में बात की जाए तो भारत की स्थिति क्या है? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 2-5 मिनट। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर। तथा अगर हम अक्षांश रेखाओं के उससे देखेंगे तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ये जो हमारी दूरी है ये हम मुख्य भूमि से लेते हैं, मुख्य भूमि से। क्या कोई मुझे भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु तथा पूर्वी बिंदु के बारे में बता सकता है? कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। सुरेंद्र कुमार, जय माता दी। सुलक्षणी जी, चलिए आप आंसर तो आपके शायद सही आ रहे हैं लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन हम समझ रहे हैं। कामेंद्र, जय हिंद।
इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ से आ गया? इंदिरा पॉइंट कहाँ से आ गया? मैंने यही कहा ना, चीज़ें जब हम रटी रटाई अपने पास रखते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत करते हैं। इंदिरा पॉइंट की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, अंडमान निकोबार में है। जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु वही पड़ता है। तो ये तो नहीं हो सकता। हमने तो बात यहाँ से की है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, अभी मैंने द्वीपों की बात ही नहीं की है। देखिए चलिए आप अपने क्वेश्चन मिला लेना, सारे सबके कमेंट पढ़ना संभव नहीं है, हम देखते हैं। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोब पे तो हमको दिख गई है, ग्लोब को हटा सकते भी। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पर है, ये आपको स्थान दिख रहा होगा, जो सर क्रीक जिसने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, सर क्रीक, लेकिन इस पर भी डाउट ही बना रहता है। अभी हम आपको बताएंगे डाउट क्या है। अगर आप पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर वालांगू और किबुत। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इसको इंदिरा कॉल, और अगर इसकी बात करेंगे कन्याकुमारी। चलिए कौन बता सकता है ये सर क्रीक कहाँ पड़ता है? राज्य का नाम बहुत आसान है, चलिए कमेंट आपके हम देखे जाएंगे। गुजरात। ये वाला स्थान कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगर इंदिरा कॉल की बात की जाएगी तो जम्मू एंड कश्मीर, और अगर दक्षिणी की बात की जाए तो कन्याकुमारी मैंने पहले दिया। अब देखिए कन्याकुमारी पे डाउट होता है, यहाँ पे क्या डाउट है? कुछ लोग केप केमोरिन भी बताते हैं, केप केमोरिन, उनका ये बताना सर्वथा उचित है। लेकिन अगर आप मैप को थोड़ा कायदे से देखेंगे, मैप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा केप केमोरिन मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो इससे थोड़ा नीचे बसा हुआ एक द्वीप है। तो अगर हम द्वीप को ही, केप केमोरिन को अगर हमको लेना होगा तो फिर हम अंडमान निकोबार को क्यों नहीं लेंगे? बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कन्याकुमारी को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अगर हमको केप केमोरिन द्वीप को ही लेना होगा तो फिर हम द्वीपों से क्यों नहीं देखेंगे, फिर हम अंडमान निकोबार को क्यों नहीं लेंगे, जो हमारा 6 अंश 4-5 मिनट पे है। बात मेरी समझ में आ रही है? क्लियर है ना मेरी बातें? अगर समझ में आ रहा है तो यस सर लिख के भेजिए। आ रही बात समझ में? हटा दे इसको। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की पश्चिमी सीमा कितने अंश अक्षांश पर खींची गई? प्लीज कमेंट। देखिए बहुत बार चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन के टाइपों से अवगत कराना है, किस किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पेपर दिए होंगे तो जरूर आप इस चीज़ से परिचित जरूर होंगे। तो भारत की पश्चिमी सीमा कितने अंश अक्षांश पर खींची गई है? ऑप्शन दे सकते हैं हम आपको, 25, 24, 23, और मेरा हमेशा एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज। मैंने नाम पूछा है भैया, अक्षांश की बात कर रहे हैं आप, जो इसके बारे में बात कर रहे हो ना, 68 अंश
7 मिनट, ये अक्षांश नहीं है, ये देशांतर है। अगर ऐसे गलतियां करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। मैंने पहले ही बोला, अगर हम भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो इसका मतलब है हम देशांतरों की दूरी को तय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम देशांतर रेखाओं की दूरी को तय कर रहे हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं या उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो इसका मतलब है हम अक्षांश रेखाओं की दूरी को तय कर रहे हैं। आपको पता होगा ना, अगर दो देशांतरों के मध्य की दूरी की बात की जाए तो कितनी होती है? दो देशांतरों के मध्य की दूरी को कितनी दूरी है? तो आपको पता होना चाहिए अंतर कितने का है? 4 मिनट का। चलिए 23 अंश 23 अंश 23 अंश, सभी का तुक्का 24 अंश। भैया यही विवाद है जो पाकिस्तान हमसे उलझा पड़ा है। अभी हम आपको इसमें आगे पढ़ाएंगे। जैसे देखिए 24 अंश अक्षांश रेखा का मेरा मतलब ये कहाँ खींची गई है? ये कक्ष के रन से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एक जो ये वाला एरिया पड़ता ना, ये कक्ष के रन का एरिया, मतलब 23.5 से हमारी कर्क रेखा जाती है और कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर से। यही तो पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा विवाद है। पाकिस्तान के साथ हमारा जो सीमा विवाद है वो यही विवाद है। पाकिस्तान हमेशा हमसे यही कहता है कि हमें जो बंटवारा चाहिए वो 24 अंश अक्षांश रेखा के सहारे में चाहिए। यही नियम भी कहता है। लेकिन हम लोग क्या हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी आगे हम पढ़ाएंगे, भारत की कुछ जो जलीय सीमा होती है तो कुछ अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, कितने नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार हो सकता है। लेकिन भारत इसको जलीय सीमा मानता ही नहीं। भारत इसको जलीय सीमा मानता ही नहीं, वो इसे एक दलदल कहता है, जो कि दलदल है। इसी का विवाद चल रहा है। आई बात समझ में? शिव प्रताप 111 किलोमीटर ये दूरी है। पवन दीक्षित समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बताइए जरा। रिपीट कर दें? कमेंट कीजिए, रिपीट कर दें। एक 111 सुलक्षणी 111.2 नहीं, 111.3। ये सबसे ज्यादा दूरी है किसकी? विषुवत रेखा की। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये यहाँ का चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ भारत की स्थिति दर्शाने के लिए मैंने आपको दे दिया। चलिए दोबारा समझा देते हैं। विशाल सिंह देखिए, इस बार जरा गौर से देखिएगा। देखिए मैंने भारत हिस्ट्री बताई आपको 68 अंश 7 मिनट। ये क्या है? देशांतर चल रहे हैं ना, तो पूर्वी देशांतर में जब हम ग्लोब पे आते हैं, ये ग्लोब है, ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया? पूर्व का हिस्सा हो गया। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये उत्तर, मतलब अगर हम अक्षांश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम उत्तर में हैं, और अगर हम देशांतर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम पूर्व में हैं। बात समझ में आ रही है? अक्षांश से हमको देखेंगे अपनी स्थिति तो हम उत्तर में हैं, और देशांतर रेखाओं से अपनी स्थिति को देखेंगे तो हम पूर्व में हैं। क्लियर कर दें आपको, जो मध्य बिंदु है ग्रीनविच रेखा, नाम सुना है? लंदन में, जहां से मानक समय लिया गया है पूरी दुनिया का। अगर इसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम देखते हैं तो अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे अपने आप को? हम उत्तर में पाएंगे। देशांतर में देखेंगे तो हम अपने आप को पूर्व में पाएंगे। अब तो बात समझ में आ रही ना? अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विशाल समझ में आया तो यस करूं। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली देखिए, अब हम बात करेंगे इंदिरा कॉल की। जो इंदिरा कॉल हमारा पड़ता है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो हमारा है अब हमारे पास नहीं रहा, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास नहीं है। आगे आइए, गुजरात, पाक अधिकृत कश्मीर, हाँ क्या बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो आपको भारत इससे समझ में आ गई ग्लोब में कहां पर है। चलिए अब बात करते हैं जरा हम भारत के अन्य जो राज्य क्षेत्र हैं कहां से कौन सी सीमा लगी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देशों के बारे में। देशों की हम बात करेंगे तो कोई बता सकता है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, सुधा अभी POK पे ही अटकी पड़ी हो। दुर्गेश गुप्ता 7, काजल वर्मा 9, अंशु यादव 7, चलिए बात कीजिए। हम बात करते हैं जरा सबसे पहले देशों की। देखिए अभी ना तो मैंने आपसे तटीय सीमा के राज्य पूछे हैं या ना देश पूछे हैं, ना तो मैंने आपसे उत्तरी की पूछे दक्षिणी के, मैंने टोटल पूछा हुआ है। आपको टोटल बताना था जिन जिन की सीमा हमसे लगती हुई। जैसे भारत है, अगर आप पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए उत्तर में अफगानिस्तान की सीमा भी हमसे लगती है 106 किलोमीटर। आगे बात करेंगे, इधर चाइना, इधर बात करेंगे म्यांमार, चलिए श्रीलंका भी हमसे जुड़ा हुआ ही है, ले सकते श्रीलंका को। और कोई छूटा, बांग्लादेश, बांग्लादेश काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां कौन सा छूट रहा है, क्या बोलते हैं इसको, लद्दाख के नीचे 8 डिग्री चैनल, मालदीव, बहुत सही। 7 स्थलीय और 2 जलीय। बहुत बढ़िया शिव प्रताप, शिवा बहुत बढ़िया। ये 40-96 बांग्लादेश की सीमा बता दी, अभी हमने पूछा भी नहीं। शिवा, मैंने बांग्लादेश की सीमा, मैंने अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है कि किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है कि किस राज्य की सीमा सबसे कम लगती है, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन।
भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। चलिए सीरियल में देना है आपको। हमको पता है मित्र पर गमछा जार सबको रटा हुआ है। मित्र पर गमछा झार। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन कर देंगे कि पूर्व से पश्चिम, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आयोग की मांग है, या पश्चिम से पूर्व का आपसे क्रम पूछ दिया जाए, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपसे ऐसे पूछे रहे। देखिए आयोग के पास मैटर सिर्फ उतना ही है, वो उन्हीं क्वेश्चन को अलग अलग करके अलग अलग तरीकों से हमसे पूछना चाहते हैं और बच्चे उसी में फंसते हैं। अगर पेट का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा तो देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हमसे घुमा घुमा के पूछे गए थे, जो हमें तो लगता है काफ़ी आसान है और फिर उनको हम गलत करके आते हैं। अंकुर भैया खुश रहो, काफ़ी लेट हो गए अंकुर। मंजुल मिजोरम। सुधा साहू 8 कहाँ पे अटकी पड़ी हो भाई? अच्छा 8 राज्यों से, 8 राज्यों के नाम मैंने पूछे हैं। या तो आप पूर्व से पश्चिम का क्रम दीजिए या तो आप पश्चिम से पूर्व का क्रम दीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ये राज्य कौन सा पड़ता है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ये नीचे तक जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और झारखंड के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 कौन छूट गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सॉरी उड़ीसा, उड़ीसा को हम लोगों ने छोड़ दिया। झारखंड थोड़ा ऊपर हो गया। उड़ीसा, उड़ीसा होता है? चलिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओ सॉरी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं। कौन सा? पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में 2 राज्य, नंबर 1 त्रिपुरा, नंबर 2 मिजोरम। आप लोगों ने 7 सिस्टर्स के नाम सुने हैं? कोई बता सकता है 7 सिस्टर्स की? 7 सिस्टर्स के नाम कोई बता सकता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सुधा साहू, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम। उड़ीसा कहाँ से आ रहा है? उड़ीसा नहीं है बिटिया, वो मेरी मिस्टेक थी। शिखंडी जी जुड़ गए। सर। आयुष, विशाल सिंह, बताने के लिए धन्यवाद। उड़ीसा नहीं है सर। चलिए फ्लो में बोलते चले गए ना, चलिए कोई बात नहीं। वैसे ट्रिक की आवश्यकता पड़ती सबको, लेकिन हमारा मकसद था मैंने आपको क्रम बताना। अगर आपको क्रम से राज्यों की संख्या नहीं याद है तो फिर अगर आपसे ऑप्शन आएंगे तो आप फंस जाओगे। चलिए सबको क्लियर है? काजल वर्मा नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, असम, आसाम।
सातवें का नाम कहाँ है बेटा काजल? सात है, बहुत सही। एक और है कुछ, उसको भी हम लोग ऐड करते हैं, 7+1 बोलते हैं उसको, बाद में जोड़ा गया। कौन सा राज्य होगा? सिक्किम। अगर आपसे 7+1 की कोई बात करेगा तो फिर आप सिक्किम को भी लेके चलेंगे। चलिए अच्छी बात है, हम सिर्फ क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको भारत की स्थिति अक्षांश भी देशांतर से भी पता है, आपको भारत स्थिति अक्षांश से भी पता हो गई है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, अब आगे हम बात करने वाले हैं जरा द्वीपों के बारे में। ये हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां से अगर लेंगे तो अब आपसे फिर एक क्वेश्चन बनता है, आपसे दो टाइप। अगर मुख्य भूमि से आपकी सीमा पूछेगा तो फिर आप कन्याकुमारी लगाओगे, केप पॉइंट नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपसे केवल दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो फिर आप इंदिरा पॉइंट लगाओगे, और वो कहां से होगा? इंदिरा पॉइंट, और वो कहां पर होगा? अंडमान निकोबार में। अगर इससे भी कुछ डीप पूछ लेते हैं तो ग्रेट निकोबार में। तो द्वीपों के बारे में पढ़ाएंगे तो विस्तृत पढ़ाएंगे इसके बारे में। चलिए दिवेश, जय माता दी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भारत के बारे में हमने लगभग सारा कुछ जान लिया है, लेकिन अब हमको यहाँ से कुछ चीजें अभी बाकी हैं जिससे हमारी भारत की स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर। जैसे हम लोग कुछ डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री आपने नाम सुना है, चैनल जिनको बोलते हैं, क्या किसे कहा जाता है? चैनल। दो महासागरों के बीच का वह स्थान जो उनको आपस में जोड़ता है, इसे क्या बोला जाता है? चैनल। आपने देखा होगा, बोल देते ना इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले, ऐसे आपसे क्वेश्चन आते ना। तो चैनल का मतलब होता है दो समुद्र के दो ऐसे सक्रिय स्थान जो दो समुद्रों को आपस में जोड़ते हो, उनको क्या बोला जाता है? चैनल। चलिए कुछ चैनल की बात करेंगे। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री भी कर दें? 11 डिग्री कोई आवश्यकता नहीं हम लोगों को। कोई बता सकता है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री की स्थिति क्या क्या है? काजल, दो द्वीपों के बीच की जगह को सर बिटिया रानी सोच का फर्क है। समुद्र में, सागरों में नहीं होता। चलिए शायद आपने मैप को सही से देखा नहीं। अगर भारत के दक्षिण की बात की जाएगी तो हिंद महासागर है। बात समझ में आ रही है? बांग्लादेश के पास 10 डिग्री, बांग्लादेश के पास। अरे तब तो हो गया तुम लोगों का कल्याण। चलिए बात करते हैं। देखिए जैसे पहले हमने पढ़ा था, फिर हम अपने उसी स्थान पे जाते हैं ग्लोब पे। ये देखिए हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको पता है जो हमारा कन्याकुमारी पड़ती है वो 8 अंश 4 मिनट पड़ती है। और मैंने आपसे बोला तो 4 मिनट आप ऊपर चले गए हो, आपको 8 अंश पे आना है। तो आपने कुछ द्वीपों के नाम सुने होंगे, जरा उन द्वीपों के मैं नाम लिखता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए।
लक्षद्वीप, मालदीव, मिनिकॉय। अब समझ में आया? मिनिकॉय लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल नहीं, नौ डिग्री मालदीव और भारत। शिखंडी, तुम्हारा तो कोई अता ही पता नहीं है, कहाँ से किसको जोड़ दो। आयुष कौन हो? चलिए बोलता रहे। तो जैसे हमने पहले मैप में देखा था, तो सबसे अगर नीचे से बात करेंगे तो पहले पड़ेगा मालदीव, फिर पड़ेगा मिनिकॉय और उसके बाद पड़ता है लक्षद्वीप। अब आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो, 8 डिग्री 9 डिग्री। लेकिन जैसे ही अगर हम 10 डिग्री की बात करेंगे तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? फिर हम अंडमान निकोबार में पहुँचेंगे। दिल पे ना लेना, अभी वहाँ पे हमने सारे द्वीपों के नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है? लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य। तो अगर इसको बोला जाए 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, तो मालदीव, मिनिकॉय। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल बोला जाएगा तो लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य। यहां तक सबको क्लियर? यहां तो सभी को क्लियर है? चलिए नोट करते जाना, हम हट रहे हैं जरा। अगला क्वेश्चन, कुछ सुने सुने नाम हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, जरा बताना है आपको। रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। आप इनके बारे में बताइए। बस थोड़ा समय और, आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहला दिन है तो जरा देखते हैं। आइए, रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य खींची गई है? मैकमोहन भारत चीन, हाँ बस ऐसे ही रट्टा मारो। और रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, रेडक्लिफ भारत अफगानिस्तान विशाल सिंह, मंजूर सिंह इंडिया चाइना। जरा जिस रेखा की आप बात करते हो सबसे पहले देखिए, मिक्स मत कीजिए, पहले आप रेडक्लिफ की बात करोगे। तो रेडक्लिफ किन दो देशों के मध्य है? पहले अपने देश का नाम लिखते हैं, भारत पाकिस्तान। डूरंड रेखा की बात करेंगे तो देखिए खींची तो गई थी ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन जैसे विभाजन हो गया तो अब ये पड़ती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो भारत और चीन। आपको क्या लगता है ये पर्याप्त है? अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो क्या ये पर्याप्त है? अगर पर्याप्त है तो फिर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, बताइए। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य किस राज्य में खींची गई?
देखिए चाइना की सीमा तो हमारी यहाँ से लगती है, अगर जम्मू कश्मीर से लेकर हम जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं, म्यांमार की सीमा तक, यहाँ तक तो लगता चाइना। तो अगर इसकी बात की जाएगी तो इन सब में जो हमारा विवाद है वो किसके साथ है, हमको इन चीज़ों को समझना है। उन्हीं क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर बार बार उससे पूछेगा तो कुछ ना कुछ उसको टफ करने की कोशिश जरूर करेगा। बता सकता कोई, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य किस स्थान पर खींची गई है? हिमाचल प्रदेश? नहीं भाई, गलत। अरुणाचल प्रदेश, काजल का आंसर आया, आयुष का आंसर आ गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए हमारा जो विवाद चल रहा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ चल रहा है। शायद आपने सुना होगा ना, चाइना के देखो छोटी आंख वाले होते हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी छोटी आंख वाले हैं, है ना। तो उनको लगता है ये जब हमारी एक जनजाति एक है तो ये स्थान भी हमारा होना चाहिए। देखा नहीं आपने, वो हमेशा कब्जा करने की कोशिश किया करते हैं। उनको लगता है कि भारत ने हम पे कब्जा कर रखा है हमारे स्थानों पर, वो तिब्बत के साथ हो इसको भी लेना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अरुणाचल प्रदेश से अगर आपसे कोई बात करता है तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए एक और रेखा की बात हम करेंगे। जीरो लाइन उसको बोल दो या शून्य रेखा, किन दो देशों के मध्य है? शिकंडी, मुंह पे माइक नहीं लगा आपके, खाना नहीं खाया यार, आवाज तेज नहीं आ रही। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर क्लास कवर की जाए। शून्य रेखा जीरो लाइन किन दो राज्यों के मध्य है? गुजरात में पाक वर्सेस इंडिया मैच बहुत देख रहे हो, कौन है? आयुष, आपसे क्रिकेट की भाषा में बोलना पड़ेगा ना, बाउंड्री लाइन के बाहर। चलिए हम बताते हैं, अगर 0 डिग्री लाइन की बात की जाए या शून्य लाइन की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। कोई और बता सकता है एक लाइन जो भारत और बांग्लादेश के मध्य हो? है किसी को पता? इसी रेखा को कोई और नाम पता है? बड़ा सुना सुना नाम लग रहा होगा, लिख दें? लास्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के मध्य, शायद ये विवाद अब निपट चुका है, तब इसको बोलते थे 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। अभी आपको पता होगा कुछ साल पहले क्या किया गया था, बांग्लादेश से कुछ राज्य हमको दे दिए और हमने ज़्यादा राज्य उसको दे दिए और एक सीधी लाइन बना ली, तो 3 बीघा कॉरिडोर वाला काम ही समाप्त हो गया। ये एक जगह का नाम है। तो जीरो लाइन की बात की जाए, शून्य रेखा की बात की जाए, मैक-मोहन की बात की जाए, रेडक्लिफ की बात की जाए, डूरन की बात की। देखिए हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा विस्तृत नहीं जा रहे हैं, आपसे बात सिर्फ हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस SSC GD के बारे में। तो हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे पेपर के लिए सफिशिएंट हो। ज़्यादा इनके बीच में जाएंगे, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, तो उतना हमें नहीं पढ़ना। हमें फैक्ट पढ़ते हुए चलना है ताकि पेपर में जो क्वेश्चन आए तो एग्जामिनर से हम 2 कदम आगे सोच सकें। चलिए, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? लीज पर दिया गया था 3 बीघा गलियारा। हाँ, कॉरिडोर बोलो गलियारा बोलो, बात एक ही है। ठीक, गांव की गलियों में टहलते टहलते गलियारा याद हो चुका है। कौन है? विशाल। सही है, आयुष परम ज्ञानी। चलिए इतनी देर तक आप लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमें तो नहीं उम्मीद थी। चलिए सभी का धन्यवाद। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो फिर अगली क्लास नेक्स्ट वीक होने वाली है।